निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसका चयन आपको करना है। तो आइए कथन को पढ़ते हैं पहले। तो पहला कथन क्या है, मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर सबसे बड़ी अस्थि होती है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। जो फीमर होती है यह सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। फीमर कहाँ पे मिलती है, तो जांघ की हड्डी होती है, जिसे आप याद रखिए, यह जांघ की हड्डी होती है। इसके बाद हैजा जो होता है यह जीवाणु की तरह होने वाला रोग होता है, 100% सही है। जो हैजा नामक बीमारी होती है जीवाणु से होती है, यानी कि बैक्टीरिया से होती है। पहला दूसरा दोनों सही है। एथलीट फुट रोग जो है आपका विषाणु से होता है, लेकिन यह गलत दिया गया है। तीसरा जो आपका ऑप्शन है यह गलत दिया गया। आपका एथलीट फुट नामक जो रोग होता है यह विषाणु से नहीं होता है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, यह कवक से होने वाला रोग से, तो यह कवक जनित रोग है। तो इस प्रकार से ए और बी आपका दोनों से दिया गया। ए यानी कि फीमर सबसे बड़ी अस्थि होती है मनुष्य के शरीर की, और हैजा जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन आपका जो दो है, ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, 100% आपसे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। यह तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण जो हमारा फूड होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, वह होती है। तो आप इसे याद देखिए कि यहाँ पे फूड पॉइजनिंग की बात हो रही है, फूड पॉइजनिंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपका जो फूड पॉइजनिंग होता है किसके कारण होता है, तो सैल्मोनेला नाम बेसिलाई सैल्मोनेला बेसिलाई नामक एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण जो होता है फूड पॉइजनिंग होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है कि जो फूड पॉइजनिंग होता है वह किस जीवाणु के कारण होता है, तो उस जीवाणु का नाम है सैल्मोनेला बेसिलाई। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो आपका भोजन का विषाक्त होना है यह एक क्लॉस्ट्रीडियम और बाटुलिनम नामक एक पॉजिटिव जीवाणु होता है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होता है। इसी के कारण जो आपका भोजन होता है वो विषाक्त हो जाता है। इसके बारे में भी आपको याद रखना, क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा जो है उत्पन्न विष से जो आपका भोजन होता है वह विषाक्त यानी कि बाटुलिज्म हो जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न के बारे में आपको याद रखना है, बाटुलिज्म एक प्रकार का रोग होता है। आप याद रखिएगा, बाटुलिज्म जो है एक प्रकार का रोग होता है। तो यह किस जीवाणु से उत्पन्न होता है, तो एक होता है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। इसी के कारण जो है इसी से एक विष उत्पन्न होता है, उसी विष से जो है आपका यह बाटुलिज्म नामक रोग होता है, जिसके बारे में आपको याद रखना है, क्लॉस्ट्रीडियम। अगला प्रश्न आपके सामने है, और दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो डीपीटी का टीका है यह किन बीमारियों के लिए लगाया जाता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। डीपीटी का जो टीका है यह क्यों लगाया जाता है, किस बीमारियों के निदान के लिए लगाया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया को हम रोहिणी के नाम से भी जानते हैं, आप याद कर लीजिएगा, डिप्थीरिया को हम रोहिणी के नाम से भी जानते हैं। तो रोहिणी या डिप्थीरिया कह लीजिए, काली खांसी और टिटनेस, इन बीमारियों के निदान के लिए जो है
आपका डीपीटी का जो वैक्सीन है वह लगाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा जो नवजात शिशु होते हैं उनको यह डीपीटी का वैक्सीन टीका लगाया जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डिप्थीरिया यानी कि रोहिणी, काली खांसी या टिटनेस, इसके बारे में आपको याद रखना है। 3 ये बीमारियां हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो डिप्थीरिया के काम आता है, टिटनेस के काम आता है, काली खांसी के काम आता है, लेकिन आपका जो पोलियो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आप इसे याद रखिएगा, पोलियो का काम डीपीटी में नहीं होता, जिसके बारे में आपको याद रखना। पोलियो का एक अलग से ही टीका लगता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका भी यहाँ पे सही हो जाएगा, पोलियो इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीनों डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि आपसे पूछा जा रहा है? तो इसमें से सल्फा औषधि कौन सी है? तो इसमें से आपका जो सीबाजोल है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो आपका सीबाजोल है यह एक प्रकार का सल्फा औषधि है, सल्फा ड्रग्स है, जिसका इस्तेमाल जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जीवाणुओं द्वारा, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जीवाणुओं द्वारा होने वाले बीमारियों के उपचार के लिए जो है आपका जो सीबाजोल औषधि होती है, यानी कि सीबाजोल होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसमें से जो सल्फा औषधि है यह सीबाजोल हो जाएगी, तथा सीबाजोल का इस्तेमाल जीवाणुओं द्वारा होने वाले बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से एंटीबायोटिक कौन सा है? तो इसमें से आपका जो इसमें दिया गया है, और पेनिसिलिन और सल्फाडायाजीन दोनों ही आपके एंटीबायोटिक हैं। तो पेनिसिलिन और सल्फाडायाजीन है यहाँ पे, तो ये दोनों ही आपके एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं। तो एंटीबायोटिक होता क्या है? तो एंटीबायोटिक का जो उपयोग है बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तब इसे याद देखिएगा, जो एंटीबायोटिक होता है आपका, इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो उपयोग है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से होने वाले रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। जिसमें से आपका जो पेनिसिलिन हो गया और आपका जो सल्फाडायाजीन है, ये दोनों आपके एंटीबायोटिक हैं। तो इस प्रकार से आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ए और बी आपका दोनों सही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पेनिसिलिन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से जो रोग दिए गए हैं, आपके चार रोग दिए गए हैं, इसमें से कौन सा रोग जो है जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जीवाणुओं से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला रोग इसमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो तपेदिक है, जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, तपेदिक यानी कि क्षय रोग इसको कह लीजिए आप। तो आपका जो क्षय रोग है या जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके अलावा कुछ और बीमारियों के नाम भी मैं बता देता हूँ जो आपके और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं। जैसे आपका टिटनेस हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, टिटनेस आपका हो गया, टिटनेस हो गया। इसके अलावा सिफिलिस हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनेस हो गया, सिफिलिस हो गया। इसके अलावा क्षय रोग हो गया। इसके बाद डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, गोनोरिया। इसके अलावा आपका जो हो गया टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, कोढ़ हो गया। ये सभी आपके कौन से रोग हैं? तो जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टेटनेस हो गया, सिफिलिस हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, गोनोरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्या हैं? तो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जनित रोग है। तो इनको आप एक जगह इत्मीनान से लिख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जितनी भी मैंने आपको बीमारियां बताई हैं जीवाणु जनित, कम से कम उनको आप एक बार रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण के लिए कौन सा टीबी के लिए कौन सा एक विशिष्ट परीक्षण किया जाता है? तो टीबी के पहचान के लिए एक प्रकार का विशिष्ट परीक्षण किया जाता है, जिसको नाम दिया गया है आपका क्या? तो इसको नाम दिया गया मैटॉक्स परीक्षण। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मैटॉक्स परीक्षण जो है क्षय रोग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे
डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैटॉक्स परीक्षण। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और टिटनेस नामक रोग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो टिटनेस नामक जो बीमारी होती है इसको अन्य किस नाम से हम जानते हैं, तो टिटनेस का एक अन्य नाम है जिसको हम कहते हैं लॉकजा। इसको इस प्रकार से इंग्लिश में लिखते हैं हम, लॉकजा। तो टिटनेस का एक अन्य नाम भी है लॉकजा, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा टिटनेस को हम क्या कहते हैं, इसके अलावा टिटनेस को हम धनुष्टकार रोग भी कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो धनुष्टकार नामक रोग भी कहते हैं हम टिटनेस को। तो टिटनेस के 3 नाम हो गए, एक हो गया लॉकजा हो गया, एक हो गया धनुष्टकार हो गया, और एक आपका टिटनेस तो है ही। तो ये जो है टिटनेस किससे होता है, टिटनेस जो है बैक्टीरिया जनित रोग, यानी कि आपका कौन सा रोग है, तो यह आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता, यानी कि इसमें से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपका जो प्लेग है या मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, प्लेग जो आपका बैक्टीरिया जनित रोग है, कौन सा रोग है, तो यह आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है, और बाकी जो तीनों जो आपके हैं और मलेरिया, पीत, ज्वर और डेंगू, ये सभी मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं। लेकिन आपका इसमें से जो प्लेग है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। बैक्टीरिया जनित रोगों को मैंने आपको बता दिया है, उसको आप जरूर एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन कौन से बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, कम से कम उसको तो आप रट लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से वायु के द्वारा कौन सा फैलता है, तो टीबी हो गया। टीबी यानी कि खांसने पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो वायु में चले जाते हैं और दूसरे लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो टीबी जो आपका बैक्टीरिया से जनित रोग है, यानी कि जीवाणु से होने वाला है। जैसे ही कोई मनुष्य जिसको टीबी हुई रहती है, टीबी से प्रभावित मनुष्य जैसे खांसता है, छींकता है, तो जो जीवाणु होते हैं वो बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगते हैं, और जो अन्य व्यक्ति सांस लेता है उसके और सांस के जरिए अंदर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, वायु के द्वारा आपका टीबी फैलता है, यानी कि 1 आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पानी के द्वारा आपका क्या होता है, कॉलरा हैजा होता है, यानी कि आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। संपर्क के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो संपर्क से आपका सिफिलिस फैलता है, यानी कि आपका सी का हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद घाव के द्वारा आपका टिटनेस फैलता है, तो इसे आप याद रखिएगा, आपका क्या हो जाएगा, 1 का, और डी का हो जाएगा 1। तो ये आपके सामने जो ऐसे भी रोग दिए गए हैं, टिटनेस दिया गया है, टीबी दिया गया है, यानी कि टीबी को क्षय रोग कहते हैं, कॉलरा यानी कि हैजा दिया गया है, उसके अलावा आपका जो सिफिलिस दिया गया है, चारों किस प्रकार के रोग हैं, तो चारों आपके बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और ये किस प्रकार से फैलते हैं, वायु से फैलते हैं, पानी से फैलते हैं, संपर्क से फैलते हैं, या घाव के द्वारा फैलते हैं बैक्टीरिया से, ये भी आपको बता दिया मैंने, इनको आप याद कर लीजिएगा, तथा चारों से भी आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण से की वजह से नहीं होता है, यानी कि पानी के प्रदूषण की वजह से कौन सा रोग इसमें से नहीं होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं, पानी की प्रदूषण की वजह से इसमें से कौन सा रोग नहीं होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। तो इसमें से आपका जो हेपेटाइटिस बी है, यह पानी के प्रदूषण से होने वाला रोग नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपका जो हेपेटाइटिस बी है, यह पानी के प्रदूषण से होने वाला रोग नहीं है। तब इसे याद देखिएगा, यह जो है आपका विषाणुओं से फैलता है, वायरस जनित रोग है। तब इसे याद देखिए, बाकी आपका टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, और टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ये सभी आपके किस प्रकार के रोग हैं, तो ये सभी पानी से होने वाले रोग हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हेपेटाइटिस बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और दंत क्षय का कारण क्या होता है, आपसे पूछा, यानी कि जो दांत में खराबी आती है, दांत सड़ने लगते हैं, इनका कारण क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दंत क्षय का कारण क्या होता है, तो दंत क्षय का कारण होता है बैक्टीरियल संक्रमण। क्या होता है, तो दंत क्षय का कारण होता है बैक्टीरियल संक्रमण, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बैक्टीरियल संक्रमण के कारण जो हमारे दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, दंत क्षय के लिए कौन से जीवाणु जिम्मेदार होते हैं, तो दंत क्षय के लिए स्ट्रेप्टोकॉकस, आप याद कर लीजिएगा, स्ट्रेप्टोकॉकस एक अन्य नाम भी है दूसरा, म्यूटान्स। तो यह जो जीवाणु होता है
स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटॉन्स, यह जीवाणु जो है आपका दंत क्षय के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बीसीजी वैक्सीन का जो आपका इस्तेमाल है किसके रोकथाम के लिए होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, बीसीजी का जो टीका होता है, बीसीजी की जो वैक्सीन होती है, यह क्षय रोग यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए लगाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बीसीजी का जो टीका होता है यह क्षय रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बैसिलस, इसका पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या नाम है जिसका? कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इसको कहते हैं हम, ग्यूरिन। तो इसका पूरा नाम है बीसीजी का। तो बीसीजी का पूरा नाम भी आप याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा यह जो है क्षय रोग यानी कि टीबी के निदान के लिए जो है टीका लगाया जाता है आपका बीसीजी का। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षय रोग जो है यह जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और बीसीजी का जो टीका है नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बीसीजी का जो टीका है नवजात शिशु को तुरंत, जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। तो आप इसे याद देखिएगा, जन्म के तुरंत बाद जो है लगाया जाता है आपका बीसीजी का टीका। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि जो टीका है जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया तो शिशु को जन्म के 12 माह के अंदर तक तो इसे लगा ही देना चाहिए। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। अगर जन्म के तुरंत बाद ये बीसीजी का टीका नहीं लग पाता किसी कारणवश, तो अगले 12 महीने के अंदर कम से कम ये टीका लगवा देना चाहिए। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़। यानी कि इनमें से एक बीमारी है जो वायरस से नहीं पनपती, आपको उस बीमारी का नाम बताना है। तो इसमें से आपका जो आंत्र ज्वर होता है, इसमें से जो आंत्र ज्वर होता है उसका कारण क्या होता है? तो आंत्र ज्वर का कारण आपका होता है क्या? तो आंत्र ज्वर जो है आपका एक प्रकार के जीवाणु से होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, एक जीवाणु होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से जो है आपका आंत्र ज्वर होता है। इसके अलावा आपकी बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, पीलिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया और आपका गलसुआ हो गया, ये सभी किसके कारण होते हैं? तो गलसुआ, जिसको हम कल्ठमाला के नाम से भी जानते हैं, ये आपका जो है विषाणु जनित रोग है। इसके अलावा आपका जो पीलिया है, पीलिया और इन्फ्लुएंजा भी आपका विषाणु जनित रोग है। लेकिन आपका जो आंत्र ज्वर है यह सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आंत्र ज्वर। अगला प्रश्न आपके सामने है, और टाइफाइड और कॉलरा किसके विशिष्ट उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है? तो टाइफाइड और कॉलरा जो है किसके विशिष्ट उदाहरण है? तो ये सभी आपके जल जन्य रोग यानी कि जल प्रदूषण के कारण ये सभी रोग फैलते हैं, आपके टाइफाइड और कॉलरा। और तथा जल में जो जीवाणु होते हैं, जल में जो बैक्टीरिया होते हैं, इन्हीं से जो है ये दूसरे मनुष्यों में प्रवेश करते हैं आपके रोग। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जल जन्य रोग यानी कि ये सभी जल में होने वाले बैक्टीरिया से फैलते हैं ये दोनों रोग। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको बताना है कि ये तो हमने हो गया है, बता दिया था ना मैंने। आंत्र ज्वर को छोड़कर जो है आपका जो रोग होता है, एक आंत्र ज्वर जो आपका जीवाणु से होता है, और बाकी आपके जो तीनों रोग दिए गए हैं सभी आपके वायरस से होने वाले रोग हैं, पीलिया, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, हैजा निम्न में से किस जीवाणु से फैलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो हैजा नामक बीमारी होती है यह किस जीवाणु से फैलती है? तो इसका जवाब आपको आना चाहिए। तो हैजा जो कि एक बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित बीमारी है, यह विब्रियो कॉलरी नामक जो है जीवाणु से फैलती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हैजा जो बीमारी होती है, जो जीवाणु जनित बीमारी होती है यह विब्रियो कॉलरी नामक जो है जीवाणु से फैलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आपका जो इसमें से आपका जो कोढ़ नामक बीमारी है,
तो कोढ़ नामक जो बीमारी होती है इस जीवाणु से होती है। इस जीवाणु का नाम क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से आपका कोढ़ नामक बीमारी होती है। और आपका जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु, इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे तपेदिक होता है, यानी कि क्षय रोग होता है, यानी कि आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होता है। और यह जो आपका लास्ट में जीवाणु दिया गया है सैल्मोनेला टाइफी, इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे आपका होता है टाइफाइड। तो इनके जीवाणुओं के भी नाम आपको याद रखने हैं। टाइफाइड कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो आपके ये सभी रोग जो हैं, हैजा दिया गया है, कोढ़ दिया गया है, टीबी दिया गया, टाइफाइड दिया गया है, ये सभी आपके जीवाणु जनित रोग हैं। और इनके कौन कौन से जीवाणु हैं जिनसे यह रोग होता है उनको मैंने लिख दिया है, बता दिया आपको। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी बीमारी को हम धनुष्टकार के नाम से भी जानते हैं? इसमें से कौन सी बीमारी है जिसको हम धनुष्टकार के नाम से भी जानते हैं? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जो आपका टिटनेस रोग है, टिटनेस रोग को हम लॉकजा के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक अन्य नाम है धनुष्टकार। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, टिटनेस कह लीजिए, लॉकजा कह लीजिए, आप कह लीजिए धनुष्टकार। तथा ये बीमारी जो है आपकी जीवाणु से पनपती है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा इस जीवाणु का क्या नाम है जिससे टिटनेस फैलती है? तो इस जीवाणु का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। इस जीवाणु का नाम आप याद कर लीजिएगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो है आपका जो जीवाणु होता है, उसी से जो है आपका टिटनेस नामक रोग होता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और माइकोलॉजी का संबंध किससे है आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो माइकोलॉजी का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो आपका जो माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। जो आपके कवक होते हैं उनका जो अध्ययन होता है आपका माइकोलॉजी के अंतर्गत ही होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कवक यानी कि जो माइकोलॉजी होता है उसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो रोग है वह कवकों से पनपता है, कवक से होने वाला रोग है। तो इसमें से कवक जनित रोग कौन सा है? तो इसमें से आपका जो गंजापन है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें से आपका जो गंजापन है यह आपका कवक जनित रोग है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गंजापन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें से आपका जो प्लेग है यह बैक्टीरिया से फैलता है, प्लेग आपका बैक्टीरिया से होता है। एड्स आपका विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है। और वर्णांधता कौन सी बीमारी है? तो ये जी आपकी वर्णांधता है, यह आपकी आनुवंशिक बीमारी है, आप याद कर लीजिएगा। वर्णांधता आपकी आनुवंशिक यानी कि जन्मजात रोग है। तो इसके बारे में आपको याद रखना भूलना नहीं, वर्णांधता आपका जन्मजात बीमारी है। तो चारों के बारे में आपको बता दिया है। गंजापन आपका कवक जनित बीमारी है, प्लेग आपका बैक्टीरिया जनित बीमारी है, एड्स आपका विषाणु जनित है, और वर्णांधता आपका जन्मजात रोग है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? आपसे पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा जो रोग है वह कवक के कारण होता है? तो इसमें से आपका जो त्वचा का प्रदाह रोग होता है, त्वचा का प्रदाह रोग, ये आपका किसके कारण होता है? तो कवक जनित रोग है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह कवक से होने वाला रोग है आपका त्वचा का प्रदाह। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसमें से आपका जो हैजा है यह बैक्टीरिया वाला रोग है, और पोलियो आपका वायरस वाला रोग है। और इसमें से आपका जो त्वचा का प्रदाह यह कवक जनित रोग है। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या दिया गया है? ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑप्शन सी यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन सी यानी कि त्वचा का प्रदाह। अगला प्रश्न आपके सामने है, और एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है? तो इंपॉर्टेंट रोग है। और जो आपका एथलीट फुट नामक रोग होता है यह फफूंद से होता है, यानी कि आपका कवक से होने वाला रोग है, यानी कि फंगस से होने वाला रोग है। यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। 100% आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप कवक जनित रोगों के बारे में भी आप याद रखिएगा, कवक जनित रोगों से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने 3 बीमारियां आपको बताई हैं, टेटनेस हो गया, टेटनेस तो आपका उससे होता है, जीवाणु से होता है, और गंजापन हो गया आपका, गंजापन हो गया, और त्वचा का प्रदाह हो गया। इसके अलावा आपका एथलीट फुट, ये तीनों बीमारियां आपकी किससे हैं? तो कवक जनित बीमारियां हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मलेरिया से कौन सा प्रभावित होने वाला रंग है मनुष्य का? आपसे पूछा जा रहा है कि मलेरिया से कौन सा रोग आपका जो होता है, क्या होता है?
मतलब कौन सा अंग प्रभावित होता है आपसे पूछा जा रहा है मलेरिया से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मलेरिया से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तिल्ली यानी कि प्लीहा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका मलेरिया नामक रोग होता है यह प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी से होता है, परजीवी मच्छर होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। जो आपका मलेरिया होता है, इस रोग का कारण क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ से होता है आपका क्या, तो प्रोटोजोआ से आपका होता है मलेरिया नामक रोग। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसका वाहक कौन होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक आपका होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या होता है, तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वह इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जिसके कारण मलेरिया होता है। और मलेरिया से प्रभावित होना अंग कौन सा है, तो प्लीहा यानी कि तिल्ली है। तो इसके बारे में आपको याद रखना भूलना नहीं, यानी कि आपका जो मलेरिया नामक बीमारी है, मलेरिया नामक बीमारी आपकी प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी बीमारियाँ प्रोटोजोआ जनित होती हैं। तो एक तो आपका हो गया मलेरिया हो गया, उसके बाद पेचिस हो गया, इसके बाद पायरिया हो गया, कालजार हो गया, निद्रा रोग हो गया, ये सभी आपके प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। मलेरिया हो गया जो कि प्रोटोजोआ से होता है, पेचिस हो गया जो कि प्रोटोजोआ से होता है, पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, निद्रा रोग हो गया, ऐसे भी आपके प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा जो है आपका प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है, तो मच्छर होता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है, तो इसका वाहक होता है मच्छर, जिसका नाम होता है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज जो होता है यह इसका वाहक होता है, जिसके कारण से मलेरिया नामक रोग होता है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिसने यह खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वैज्ञानिक का नाम है सर रोलांड रॉस, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सर रोलांड रॉस के द्वारा जो है सर्वप्रथम बार यह खोज की गई कि जो मलेरिया नामक रोग होता है या प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को कौन लेकर उड़ता है, तो इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज नामक मच्छर। तो इसके बारे में आपको याद रखना भूलना नहीं है, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 में। इसी कार्य के लिए जो है सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ये तो हो गया ना, हाँ हो गया। इस सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। तो आइए इसको देख लेते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी कि आपका ए का हो गया क्या, ए का हो गया आपका 4 हो गया, प्रोटोजोआ से होता है। पोलियो आपका विषाणु से होने वाला रोग है, यानी कि आपका बी का क्या हो गया, बी का 3 हो गया, विषाणु से होता है। तपेदिक आपका जीवाणु से होता है, यानी कि 6 रोग आपका जीवाणु से होता है, यानी कि सी का आपका हो गया 2 हो गया। और आपका दाद आपका हो गया यह कवक जनित रोग, यानी कि डी का आपका हो गया 1 हो गया। तो इस प्रकार से ए का 4 यानी कि मलेरिया आपका क्या हो जाएगा, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। पोलियो आपका विषाणु जनित रोग है, यानी कि 3 हो जाएगा पोलियो का। तपेदिक यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग है 2 हो जाएगा। और दांत का आपका हो जाएगा कवक जनित रोग। तो 4 3 2 1 यहाँ पे आंसर भी आपका लिखा गया है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसको आप याद कर लीजिएगा। 100% आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि जन्य रोग है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कृमि जन्य रोग कौन सा, यानी कि जो आपका वर्म होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनसे कौन सा रोग इसमें से होता है। तो इसमें से फाइलेरिया हो गया, टीनिएसिस हो गया, एस्केरिएसिस हो गया। ये तीनों आपकी जो बीमारियां हैं ये किस प्रकार की बीमारियां हैं, तो ये तीनों आपके कृमि जन्य रोग हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि फाइलेरिया, टीनिएसिस और एस्केरिएसिस, ये सभी आपके कृमि जन्य रोग हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में अनुवांशिक रोगों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें से रतौंधी हो गया आपका अनुवांशिक रोग नहीं है। और बाकी आपके जो तीनों रोग दिए गए, हीमोफीलिया आपका हो गया अनुवांशिक रोग है। आपका
रंजकहीनता हो गया, यानी कि रंग की पहचान न हो जाना हो गया, रंजकहीनता हो गया। इसके अलावा कौन सा हो गया, इसके अलावा वर्णांधता, वर्णांधता भी आपका क्या है, जन्मजात रोग है। जन्मजात रोग है तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि रतौंधी जो है इसमें से आपका अनुवांशिक रोग नहीं है, और बाकी तीनों जो आपके हैं ये इसमें से अनुवांशिक रोग हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रतौंधी आपका अनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी आपका तीनों यानी कि रंजकहीनता हो गया, इसके बाद आपका क्या हो गया, रंजकहीनता, हीमोफीलिया हो गया और वर्णांधता, ये तीनों आपके अनुवांशिक रोग हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिरक्तस्राव किससे संबंधित आपसे पूछा जा रहा है। तो अधिरक्तस्राव का संबंध आपका किससे है, तो यह संबंधित है आपका एक अनुवांशिक विकार आपका होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिरक्तस्राव का मतलब यहाँ पे किससे है, तो यह एक प्रकार का अनुवांशिक विकार होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं हिंदी में हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। तो जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है, उसको चोट लगने पर बहुत अधिक मात्रा में जो होता है खून बहता है। तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी लंबे समय तक जो है खून जो है बहता ही रहता है, खून का थक्का नहीं जम पाता है जिस व्यक्ति को अधिरक्तस्राव यानी कि हीमोफीलिया की बीमारी होती है। तथा आपका जो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग हो जाएगा, अनुवांशिक विकार हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुवांशिक विकार। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न रिपीट हो गया क्या, अनुवांशिक विकार होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने टोटल 30 या 31 प्रश्नों को डिस्कस किया है, तथा ये सभी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके रोग के टॉपिक से रिलेटेड। इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो तीसरा भाग है उसको हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।